नमस्कार। मैं डॉक्टर शिखा कौशिक नूतन अपनी एक कहानी जिसका शीर्षक है राजनीति प्रस्तुत कर रही हूँ। आशा करती हूँ आपको पसंद आएगी। शाम ढलने लगी थी। आधा नवंबर बीत चुका था। सुहानी हवाओं में बर्फ़ की ठंडक घुलने लगी थी। शॉल ओढ़कर साहिल खिड़की से बाहर के नज़ारों को देखने लगा। डैडी के साथ कितनी ही बार उनके इस संसदीय क्षेत्र से सांसद रहते हुए साहिल ने इसी सरकारी डाक बंगले की खिड़की से रोमांचित होकर ये नज़ारे देखे थे। दूर दूर तक हरियाली थी और उस पर संध्या के श्यामल चुनरी की छाया। साहिल की आंखों में एक सूनापन थोड़ी नमी के साथ उतर आया। ऐसा सूनापन साहिल ने पहली बार अपने डैडी की आंखों में तब देखा था जब दादी के अंगरक्षकों ने ही उनकी हत्या कर दी थी और डैडी के दादी की चिता को मुखाग्नि देने के बाद साहिल रोते हुए डैडी से लिपट गया था। 14 साल के साहिल ने डैडी की आंखों में जो सूनापन उस समय देखा था वो ही उनके दिल में उतर गया था और जब तक उसकी आंखों में भी उतर आता है। साहिल ने आंखों में आई नमी को शॉल के एक कोने से पोंछा और सरकारी डाक बंगले के उस कमरे में खिड़की के पास रखे कुर्सी पर बैठ गया। वहीं दीवार से सटी मेज पर फैले हुए कागजों को एकत्रित कर सलीके से क्रम में लगाया। ये कागज इस संसदीय क्षेत्र के दौरे के दौरान जनता द्वारा अपने सांसद साहिल को अपनी समस्याओं के समाधान हेतु दिए गए प्रार्थना पत्र थे। साहिल ने समस्याओं की गंभीरता के आधार पर उनका ऊपर नीचे का क्रम निर्धारित किया और मेज पर रखे अपने मोबाइल में आई मैसेज चेक किए। 2 मैसेज छोटी बहन प्रिया के व एक माँ का था। साहिल जानता है कि माँ व बहन दोनों को ही हर पल उसकी चिंता लगी रहती है। साहिल ने दोनों को ही आई एम ओके एंड फाइन का मैसेज किया और दीवार पर लगी घड़ी से टाइम देखा। 7 बजने आ गए थे। संध्या की श्यामल चुनरी अब रात की काली चादर बनकर खिड़की के दिखने वाले सारे नज़ारों को पूरी तरह ढक चुकी थी। साहिल ने कुर्सी से खड़े होते हुए खिड़की के किवाड़ बंद करने को ज्यों ही हाथ बढ़ाया तभी उसके कमरे के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। साहिल खिड़की बंद करता हुआ बोला, कम इन प्लीज़। ये डाक बंगले का ही कर्मचारी था। उसने आते ही साहिल को टोकते हुए रोका, अरे भैया जी आप रहने दीजिए, हम बंद कर देंगे। साहिल मुस्कुराता हुआ बोला, लो हो भी गई बंद। साहिल के पास पहुंचते ही वो कर्मचारी साहिल के चरण स्पर्श के लिए झुका। साहिल ने उसके कंधे पकड़ते हुए सुरका और बोला, अरे ये क्या करते हो भाई। वह कर्मचारी गदगद होता हुआ बोला, नहीं भैया जी रोकिए मत, आप हमें मत छूइए, हम चमार हैं। आप नहीं जानते बड़ी जात के लोग भले ही मुसलमान से अपने दुधारू पशुओं का दूध निकलवा लें पर हमसे परहेज करते हैं और तो और अपने बच्चों से कहते हैं भले ही किसी भी जात की लड़की से प्रेम विवाह कर लेना पर चमार से नहीं। और आप भैया जी हमें हाथ लगाते हैं। साहिल के चेहरे की मुस्कुराहट शो में पलट गई पर वो खुद के भावों को नियंत्रित करता हुआ बोला, छोड़ो ये सब, क्या नाम है तुम्हारा, नई नियुक्ति हो शायद। साहिल के इस प्रश्न पर वो कर्मचारी विनम्रता के साथ उत्तर देता हुआ बोला, हाँ भैया जी आपके ही संसदीय क्षेत्र का हूँ, सुरेश नाम है हमारा। भैया जी आपके दर्शन करके आज हमारा जन्म सफल हो ही गया। साहिल के चेहरे पर मुस्कुराहट वापस आ गई और वो चुटीले अंदाज में बोला, तुम्हारा जन्म तो सफल हो गया पर मेरा कैसे होगा। एक बात बताओ, तुम्हारे घर रात का भोजन तैयार हो गया होगा। सुरेश बोला, हाँ भैया जी, पर आप ये क्यों पूछते हैं कहीं। साहिल उसकी बात पूरी करता हुआ बोला, हाँ बिल्कुल सही। साहिल ने बेड के पास पड़ी अपनी चप्पलें पहनी, जीन्स के ऊपर पहने सूती कुर्ते की जेब में मेज से उठाकर मोबाइल डाला और शॉल इस तरह लपेटा कि केवल नाक के ऊपर का चेहरा दिखाई दे रहा था। चलो आज रात का भोजन मैं तुम्हारे घर ही करूँगा। साहिल के ये कहते ही सुरेश की आश्चर्य की सीमा न रही। वो साहिल के पीछे पीछे कमरे से बाहर आ गया। साहिल के कमरे से बाहर आते ही एसपीजी के कमांडो सतर्क हो गए और साहिल के निजी सचिव चंद्रा जी भी अपने कमरे से निकलकर तेजी से वहां पहुंच गए। साहिल ने चेहरे से शॉल हटाते हुए कहा, रिलैक्स एवरीवन, मैं 1 घंटे में लौट आऊँगा। साहिल से असहमत होते हुए भी वहाँ पहुँचे सिक्योरिटी ऑफिसर बोले, बट वी कांट अलाउ यू टू गो अलोन सर। साहिल उन्हें आश्वस्त करता हुआ बोला, ऑल राइट यू मस्ट डू योर ड्यूटी, पर ध्यान रहे किसी को कोई परेशानी न हो। यह कहकर साहिल अपनी गाड़ी से
जाकर सुरेश की बाइक पर ही उसके पीछे बैठकर उसके घर के लिए रवाना हो लिया, पर शॉल से अपना चेहरा ढकना न भूला। सुरेश के घर पर साहिल का जो स्वागत हुआ उसने साहिल का दिल जीत लिया। सुरेश के माता पिता ने साहिल को उसकी दादी डैडी से संबंधित संस्मरण सुनाए, जो जैसे साहिल वापस अपने उसी बचपन में पहुंच गया जब वो डैडी के साथ यहाँ आकर धूम मचाया करता था। सुरेश के माता पिता साहिल की दादी व डैडी की हत्या का जिक्र करते समय फफक फफक कर रो पड़े। साहिल की आंखें भी भर आई। सुरेश की माताजी ने साहिल के सिर पर स्नेह से हाथ फेरा तो साहिल को लगा जैसे दिल्ली से माँ यहीं आ गई हूँ। सच, माँ का स्पर्श एक सा ही होता है, वो चाहे मेरी माँ हो या किसी और की, साहिल ने मन में सोचा। सुरेश की पत्नी खाना परोस लाई, तब सबने नीचे बैठकर एक साथ भोजन किया। आज साहिल के पेट की भूख ही नहीं बल्कि आत्मा भी तृप्त हो गई। सुरेश के घर से सबको प्रणाम कर वह फिर आने का वादा कर साहिल जब डाक बंगले की ओर रवाना हुआ तब उसके मन में एक सुकून था कि उसने दशकों पहले गांधी जी द्वारा चलाए गए छुआछूत विरोधी अभियान में एक बूंद बराबर ही सही पर योगदान तो किया। डाक बंगले पर अपने कमरे में साहिल जब लौटा तब रात के 9 बजने आ गए थे। शॉल बेड पर फेंक कर मोबाइल कुर्ते की जेब से निकालकर मेज पर रख साहिल फ्रेश होने के लिए बाथरूम में गया। इधर उधर नज़र दौड़ाई तो बाथ सोप कहीं नज़र नहीं आया। एक बात याद कर साहिल के होठों पर मुस्कान आ गई और उसने मन में सोचा, लो भाई, यहाँ तो साबुन का एक टुकड़ा तक नहीं, और लोग कहते हैं मैं दलित के घर से लौटकर विशेष साबुन से नहाता हूँ। केवल पानी से मुँह धोकर आईने में अपना चेहरा देखते हुए साहिल के कानों में सुरेश की पत्नी की एक बात उसके कानों में गूंजने लगी, भैया जी अब तो भौजी ले आई है। यूँ सार्वजनिक रूप से 40 की उम्र पार कर चुके साहिल को ये बातें अच्छी नहीं लगती थी, पर सुरेश की पत्नी के कहने में एक अपनापन था, बिल्कुल प्रिया जैसा। प्रिया भी बहुत बार टोक चुकी थी और माँ तो इस मुद्दे पर साहिल से कुछ कहना ही नहीं चाहती थी, क्योंकि वे अच्छी तरह जानती हैं अपने साहिल को। तौलिया से मुँह पोंछते हुए साहिल वापस कमरे में आया और बिखरे बालों को बिना सवारे ही अपना लैपटॉप लेकर बेड पर बैठ गया। मेल खुलते ही इनबॉक्स में हिलेरी का मेल देखते ही वह सुखद आश्चर्य में पड़ गया। 9 साल बाद आज अचानक हिलेरी का मेल। साहिल को यकीन ही नहीं हुआ, मेरा मेल मिला कहाँ से हिलेरी को। ये सोचते हुए उसने वो मेल खोल लिया। स्पेनिश भाषा में लिखा व अंग्रेजी में अनुवादित उस मेल का सारांश कुछ यूँ था, मन की बात अपनी भाषा में ही लिखी जाती है, इसलिए स्पेनिश में लिख रही हूँ और मुझे पूरा यकीन है कि मेरे साथ रहते हुए जो स्पेनिश शब्द तुम सीख गए थे अब वे भी भूल गए होंगे, इसलिए नीचे इसका अनुवाद अंग्रेजी में कर दिया है। साहिल, मुबारक हो, रेप के आरोप से अदालत द्वारा बरी किया जाना। मैं ऐसे ही घिनौने आरोपों से तुम्हें बचाने के लिए राजनीति में नए आने की सलाह दिया करती थी। मैं जानती हूँ कि तुम रेप जैसे घिनौने अपराध को करने की सोच भी नहीं सकते। साहिल, राजनीति तुम्हारे जैसे भोले भाले लोगों के लिए नहीं है। तुम्हारी दादी को उनके ही अंगरक्षकों ने गोलियों से भून डाला और तुम्हारे डैडी को कितनी क्रूरता से बम विस्फोट में उड़ा दिया गया। फिर भी तुम्हारी मॉम राजनीति में आए और फिर तुम भी। तुम्हारे डैडी की हत्या पर तुम्हें तड़पते हुए मैंने देखा है। आज मैं सुकून से कह सकती हूँ कि मैंने तुम्हें सही सलाह दी थी। विपक्षियों की गंदी सोच रेप तक जा पहुँचती है और तुम जैसा शालीन व्यक्ति अपने को पाक साफ घोषित करने के लिए अदालतों का चक्कर लगाता है। तुम ये सब कैसे झेलते हो, मुझे आश्चर्य होता है। यदि अब भी 1% भी तुम राजनीति छोड़कर यहाँ वेनेजुएला आने के बारे में सोचने को तैयार हो, तभी इस मेल का जवाब देना। तुम्हारा मेल तुम्हारी ऑफिशियल वेबसाइट से लिया है। अलविदा। मेल की आखिरी 4 लाइन साहिल ने 10 बार पढ़ी और विंडो को शट डाउन कर दिया। साहिल ने एक निगाह मेज पर पड़े जनता के प्रार्थना पत्रों पर डाली और फिर ऊपर छत के पंखे पर। हिलेरी जैसी फ्रेंड साहिल के लिए और कोई नहीं हो सकती, ये वो पिछले 20 साल से जानता है, पर जब राजनीति या फ्रेंड चुनने की बात आई तब साहिल ने राजनीति को चुना। साहिल अच्छी तरह जानता था कि राजनीति में आने के निर्णय से हिलेरी के साथ उसकी फ्रेंडशिप टूट जाएगी, पर राजनीति ही तो वो जगह है जिसमें सक्रिय रहकर वो अपने डैडी को जिंदा महसूस कर पाता है। दादी की हत्या के बाद सहमे हुए माँ साहिल और प्रिया को डैडी ने ही तो फिर से हंसना सिखाया था। कितना घबरा गया था साहिल। एक बार लॉन में खेलती हुई प्रिया की ओर राइफल लेकर जाते हुए सिक्योरिटी पर्सन को कर साहिल चिल्लाता हुआ दौड़ा था, उस और डोंट किल माय सिस्टर। डैडी भी 14 वर्षीय किशोर साहिल की चीख सुनकर अपने रूम से दौड़कर वहां पहुंच गए थे और आंखों ही आंखों में सिक्योरिटी पर्सन को वहां से जाने का इशारा किया था। साहिल डैडी से लिपटकर बहुत देर तक रोता रहा था। एक हादसा बच्चे के दिमाग पर कितना गहरा प्रभाव छोड़ जाता है, ये डैडी अच्छी तरह जानते थे। साहिल व प्रिया की 5 साल तक शिक्षा घर पर ही हुई, क्योंकि साहिल के पूरे परिवार को मार डालने की धमकियाँ रोज आतंकवादी संगठनों की ओर से दी जा रही थी। 5 साल बाद साहिल को विदेश पढ़ने भेज दिया गया। इसी दौरान उसकी दोस्ती हिलेरी से हुई।
कॉलेज कैंपस में एक दिन मस्ती करते हुए सब दोस्तों के साथ साहिल ये योजना बना रहा था कि इस बार भारत लौटने पर डैडी के साथ क्या क्या शेयर करूंगा, उन्हें यहाँ के बारे में बताऊंगा, वो बताऊंगा। तभी अचानक सुरक्षा कारणों से साहिल को तुरंत अति सुरक्षित जगह पर ले जाया गया और वहाँ वार्डन सर ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए धीमे स्वर में कहा, योर फादर इज नो मोर, उनकी हत्या कर दी गई है। 21 वर्षीय साहिल के दिल को चीरते हुए निकल गए थे ये शब्द। उसके मुंह से बस इतना ही निकला था, इज दिस ट्रू? और वार्डन सर के यस कहते ही उसकी आंखों के सामने डैडी का मुस्कुराता हुआ चेहरा घूम गया था और कान में उनके अंतिम शब्द कम सून। साथ ही दिखाई दिया था माँ का चेहरा और साहिल ने तुरंत माँ से बात कराए जाने का आग्रह किया था। फ़ोन पर संपर्क सजते ही साहिल माँ से बस इतना कह पाया था, माँ मैं आ रहा हूँ, टूटना मत। जबकि साहिल खुद टूट कर चूर चूर हो गया था। जिन संस्मरणों को डैडी के साथ शेयर करने की प्लानिंग कुछ देर पहले वो कर रहा था, उनके चिथड़े चिथड़े उड़ गए थे, बिल्कुल डैडी के बम विस्फोट में उड़े शरीर की तरह। साहिल की सिक्योरिटी इतनी कड़ी कर दी गई थी कि हिलेरी भी ऐसे वक्त में उससे मिल नहीं पाई थी। विशेष विमान से साहिल को भारत लाया गया था और एयरपोर्ट पर खड़ी प्रिया साहिल को देखते ही उसकी ओर दौड़कर जाकर लिपट गई थी। उससे घंटों से आंखों में रोके हुए अपने आंसुओं के सैलाब को रोक नहीं पाई थी वो। प्रिया की आंखों में आंसू देखकर साहिल के दिल में दर्द की लहर दौड़ पड़ी थी, पर उसने बड़े भाई होने का कर्तव्य निभाते हुए प्रिया को संभाला था। साहिल को इस वक्त केवल माँ की चिंता थी, उस माँ की जो उसके डैडी के लिए अपना घर, देश, संस्कृति छोड़कर भारत तक के रंग में रंग गई थी, जिसने अच्छी बहू, अच्छी पत्नी व अच्छी माँ होने की परीक्षाएं उत्तम अंकों में पास की थी, जो डैडी के हल्का बुखार होने पर सारी रात जागती रहती थी। वो माँ डैडी के बिना कैसे रह पाएगी, यही एक प्रश्न साहिल के दिल व दिमाग में उथल पुथल मचाए हुए था। उम्मीद के विपरीत माँ ने दिल कड़ा कर सब सह लिया। साहिल विस्मित था और गौरवान्वित भी ऐसी माँ को पाकर। माँ ने न केवल खुद को संभाला बल्कि साहिल व प्रिया को भी। माँ का दिया संबल ही था जो साहिल डैडी के सब अंतिम संस्कार संयमित होकर करता गया, वरना न जिस्म में ताकत रही थी और न मन में कोई उमंग जीवन के प्रति। इस हादसे के बाद साहिल माँ व प्रिया को अकेला छोड़कर विदेश नहीं जाना चाहता था, पर सुरक्षा कारणों से उसे फिर जाना पड़ा। माँ व प्रिया को लेकर जब भी वो भावुक हो जाता, हिलेरी उसे ढांढस बंधाती। डैडी के बारे में बात करता हुआ तो वो तड़प ही उठता था। तब हिलेरी उसका ध्यान किसी और तरफ ले जाती। ऐसी फ्रेंड हिलेरी की सलाह को टालना साहिल के लिए सबसे कठिन काम था, पर राजनीति में आने की प्रेरणा उसे माँ से मिली थी। सत्ता को जहर मानती आई माँ ने जब देखा कि डैडी व दादी के खून पसीने से सींची गई पार्टी सांप्रदायिक पार्टियों के आगे झुकने लगी है, तब उन्होंने पार्टी की कमान अपने हाथ में ली और राजनीति में एक नए दौर की शुरुआत हुई। जनता ने भी माँ की मेहनत व नीयत को समझा। बेटी विदेश की है तो क्या, बहू तो हिंदुस्तान की है कहकर भारतीय जनता ने अपना 200% स्नेह माँ पर न्यौछावर कर दिया। माँ ने भी तो जनता की उम्मीदों पर खरे उतरने के लिए दिन रात एक कर दिए। जनता के इसी प्यार ने साहिल को भी भारत वापस बुला लिया। माँ के संसदीय क्षेत्र का दौरा करते समय जब एक 9 वर्षीय बालक ने साहिल का हाथ पकड़कर पूछा था, भैया जी मेरे पिताजी का सपना है कि मैं खूब पढूं, इसलिए मैं 10 किलोमीटर पैदल चलकर जाता हूँ, क्या आप अपने पिताजी के अधूरे सपने पूरे नहीं करेंगे? उसी क्षण साहिल ने राजनीति में सक्रिय होने का अंतिम निर्णय ले लिया था। साहिल ने मनी मन कहा, हिलेरी तुमने 1% उम्मीद भी गलत ही की है। अब मैं पूर्ण रूप से जनता को समर्पित हूँ। मेरी पूंजी है जनता का विश्वास, जिसे मैं कभी नहीं लुटा सकता। और रही बात विपक्षियों के घिनौने आरोपी की, तो जिस दिन राजनीति में आया था उसी दिन इस दिल को वज्र कर लिया था। हिलेरी तुम दादी की हत्या और डैडी की हत्या की बात करके मुझे मेरे लक्ष्य से नहीं भटका सकती हो। मैं जान चुका हूँ कि डैडी के सपने मैं राजनीति में रहकर ही पूरे कर सकता हूँ, क्योंकि जनसेवा का सर्वोत्तम माध्यम राजनीति ही है। मैं तुम्हारे मेल का जवाब कभी नहीं दूंगा, कभी नहीं। ये सोचते हुए साहिल ने कुर्ते की जेब में पड़े पर्स को निकाला और उसमें लगी डैडी की फोटो को चूम लिया। धन्यवाद।